11वीं अर्थशास्त्र में आज हम लोग कृषि के विविधीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास के अंतर्गत कृषि के विविधीकरण का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ कृषि के साथ साथ अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि क्रियाएं की जाती हैं। कृषि के विविधीकरण के अंतर्गत संसाधनों का निम्न मूल्य वस्तु मिश्रण से उच्च मूल्य वस्तु मिश्रण का संचालन किया जाता है। कृषि विविधीकरण के दो पहलू होते हैं। पहला है फसलों के उत्पादन के विविधीकरण से संबंधित, अर्थात अलग अलग फसलों का उत्पादन करना, और दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य कार्य जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि में लगाना। विविधीकरण इसलिए किया जाता है ताकि खेती का जो जोखिम है उसको कम किया जा सके और ग्रामीण लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके, इसलिए विविधीकरण को ज़्यादा जोर दिया जाता है। विविधीकरण के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें पहला है पशुपालन। छोटे और जो सीमांत किसान हैं, सीमांत किसान का मतलब जो केवल अपने घर चलाने के लिए या अपने खाने के लिए ही अन्न उत्पादन कर पाते हैं। कृषि मजदूर अन्य ग्रामीण निर्धनों को एक बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए पशुधन पर निर्भर है। कभी आप लोग गांव में गए होंगे तो देखे होंगे, या गांव में रहते हैं तो देखे होंगे, हर घर में पशु जरूर होते हैं, चाहे गाय बैल हो, चाहे बकरी हो। तो बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में जो गांव में रहते हैं और जो खेती करते हैं, लेकिन वो पशुओं पर निर्भर रहते हैं, और ये हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो क्षेत्र है ऊन, खाल, चमड़ा जैसे जन उपयोग के अनेक उत्पादों की व्यवस्था करता है। और जो छोटे किसान हैं, भूमिहीन श्रमिक हैं, ये पशुधन के माध्यम से रोजगार का एक साधन इनके लिए उपलब्ध हो जाता है। पशुपालन में गाय, भैंस, बतख, मुर्गी आदि का पालन किया जाता है और पशुपालन से आय में स्थिरता भी आती है। दूसरा जो स्रोत है वो है मत्स्य पालन, जिसका कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है। मत्स्य उद्योग को देश के खाद्यान्न पूर्ति, पोषक तत्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस उद्योग ने देश में गौरवशाली वृद्धि की है। और भारत में मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन का 1.4% है। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तीसरा स्रोत है बागवानी, इसे उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। और बागवानी के अंतर्गत फल, सब्जी, रेशेदार फसलें, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि आते हैं। ये सब बागवानी के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हुआ है। और इससे कृषकों की जो आर्थिक दशा है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और इस समय देश की लगभग 19% जो श्रम शक्ति है उनको इस बागवानी क्षेत्र से ही रोजगार की प्राप्ति हो रही है। तो ये है कृषि का विविधीकरण के स्रोत। लेकिन इस विविधीकरण की बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे कि है किसान, विशेषकर छोटे किसान इस योग्य नहीं होते कि वो फसलों तथा गैर फसली उद्यमों में निवेश कर सकें, अर्थात पैसा लगा सकें। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की और श्रम आगत की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों के पास वो रहता नहीं है। दूसरी समस्या है प्रौद्योगिकी परिवर्तन कृषि विविधीकरण की पूंजी है, और प्रौद्योगिकी विकास का वर्तमान स्तर उच्च कीमत फलों तथा सब्जियों की फसल के लिए न केवल अपर्याप्त है, बल्कि जलवायु संबंधी स्थितियां भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो ये एक समस्या आ रही है। तीसरा है समस्या देश में सरकार द्वारा स्थापित आधारभूत संरचनाएं जो हैं वो विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा है, अविकसित क्षेत्रों में नहीं है। अविकसित क्षेत्रों में सड़कें, परिवहन की सुविधा ये भी उपलब्ध नहीं है, तो इनका विकास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चौथी समस्या है कि देश में विद्यमान सभी प्रकार की भूमियों तथा स्थान विविधीकृत खेती के लिए एक समान उपयुक्त नहीं है।
कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा वाली जगह है तो कहीं बहुत कम वर्षा होते हैं। ज़मीन भी है, कहीं उपजाऊ है, कहीं बंजर है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ये सारी समस्याएं हैं, जब तक भूमि सुधार के लिए कदम उठाए नहीं जाएंगे तब तक इनका विकास हम लोग नहीं कर सकते। तो शुष्क क्षेत्र भी विविधीकृत खेती अधिकतर भूमि की किस्म तथा स्थल की जो आकृति है उस पर निर्भर करती है। और हमारे देश में तो छोटे जोत के आकार खेत पाए जाते हैं, और ये भी विविधीकरण में एक तो बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि ऐसे खेत पैमाने की बचतों से वंचित रहते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग विविधीकरण संबंधी सरकार की नीतियाँ क्या हैं इसका अध्ययन करेंगे।